स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो रिसेंटली जेन स्ट्रीट स्कैम हमने देखा एंड उसके केस में सेबी के चेयरमैन कहते हैं कि हम किसी प्रकार की मार्केट मैनिपुलेशन को टॉलरेट नहीं करेंगे। अब कहीं ना कहीं इन जितने भी स्कैम्स हमें देखने को मिलते हैं उसके बाद एक ही सवाल मन में आता है कि एग्जैक्टली सेबी ने ये स्कैम अवॉइड करने के लिए पहले से कौन से स्टेप्स लिए थे या ये चीज पहले अवॉइड क्यों नहीं हो पाई। बिकॉज अगर हम कैपिटल मार्केट्स के स्कैम की बात करें, हर्षद मेहता से लेकर जेन स्ट्रीट स्कैम, बार बार यही सवाल आता है कि भैया स्कैम के बाद ही नए रिफॉर्म्स क्यों आ रहे हैं, वो प्रोएक्टिवनेस क्यों नहीं है, क्या कारण है उस चीज का। एंड फिर हम कंपेयर भी करने लग पड़ते हैं कि यार अच्छा, इंडिया में अगर ये हाल है तो बाहर भी क्या यही हो रहा है, बाहर के देशों में भी ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, यूएस के रेगुलेटर भी इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्यों ना आज इन चीजों को थोड़ा समझा जाए और जाना जाए कि एग्जैक्टली सेबी के साथ क्या इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने से शायद वो अपने पूरे सिनेरियो को बदल सकते हैं एंड इस इवॉल्विंग कैपिटल मार्केट में एक अहम भूमिका यहां पर निभा सकते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों के बारे में, बिकॉज ये स्कैम्स जो है कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल वेल्थ को इरोड करते हैं। आम जनता जो अपना पैसा मार्केट में जाके लगा रहा है उसी का पैसा यहां पर कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है या उस पैसे को कहीं ना कहीं मिसयूज तरीके से वहां पर यूटिलाइज किया जा रहा है। तो पॉइंट लॉट कम्स डाउन टू कि एग्जैक्टली इस प्रकार के स्कैम्स को रोकने के लिए सेबी क्या कर रहा है एंड क्यों यहां पर वो सक्षम नहीं है ऐसे स्कैम्स को पहले से ही मिटिगेट करने के लिए। शुरुआत करेंगे आज। तो उससे पहले एक सिंपल सा सवाल आप सभी से कि सेबी के चेयरमैन से रिलेटेड अपॉइंटमेंट का एक सवाल आपसे पूछा गया है, 3 ऑप्शंस दी गई हैं, बताना है कौन सी करेक्ट है। इफ यू थिंक लाइक तीनों इनकरेक्ट हैं तो भैया 4th ऑप्शन आप यहां पर मार्क कर सकते हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर रखिएगा। एंड इसी तरीके से वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी जहां पर हम इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट जो कि बहुत टेक्निकल लगता है एस्पिरेंट्स को, उसको और ईजी बनाने के लिए कम्युनिटी हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। एंड अगेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी डाउट्स उनको हम एड्रेस कर सकें एंड आपको नई चीज़ों के साथ थोड़ा सा अपडेट भी रखा जा सके, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करें, राइट। एंड अगेन किसी का कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, दिस माई कॉन्टैक्ट नंबर, बीट स्ट्रैटेजिक एकेडमिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड वहीं अगर मैं बात करूं स्टडी IQ के बारे में, वो कैसे असिस्ट कर रहा है आप सभी को आपकी प्रिपरेशन में, तो उस केस में P2I इनिशिएटिव हमारा एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जहां पर हम प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन कवर करते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है जहां पर टॉप 10% जो हमारे परफॉर्मर्स रहेंगे इस बैच के, उन सभी को हम अपने पास बुलाएंगे 90 डेज 100 डेज बिफोर द एग्जाम। द कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, यू डोंट हैव टू पे अ डाइम, सब कुछ आपका इसी में कवर होगा, राइट। और उसी के तहत प्रीलिम्स इंटेंसिव प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी और जिसके चलते आपका प्रीलिम्स क्लियर करवाया जा सके, और जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ द कंप्लीट अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू यू। जी हाँ, दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ इंसेंटिवाइजिंग योर प्रिपरेशन, राइट। फर्दर रेगुलर टेस्टिंग है, उन रेगुलर टेस्टिंग में भी कैश रिवॉर्ड रखे गए हैं। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम उसी प्रोसेस के साथ फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, आपको मेंस रेलेवेंट तैयारी करवाई जाएगी, फिर इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो इसमें अगेन ईच एंड एवरी सपोर्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, मेंटरशिप हो, लाइव क्लासेस सपोर्ट हो, नोट्स हैं, आपका रिकॉर्डेड सेशन का सपोर्ट है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो प्लीज डू चेक आउट दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, एनरोल कीजिए एंड अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। एंड अगेन कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है इस कोर्स रिलेटेड, या तो डिस्क्रिप्शन में आप एक फॉर्म देख सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। अगेन आप डायरेक्टली मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अब सेबी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो शुरुआत करनी वहीं से बनती है जहां से भैया सारे ऐसे स्कैम्स होने शुरू हुए इंडियन कैपिटल मार्केट में, विच वाज द हर्षद मेहता स्कैम ऑफ 1992। तो आप लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज भी या मूवीज का कंटेंट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्कैम से रिलेटेड देख लिया होगा। तो अगेन इस स्कैम्स में बैंक की जो सिक्योरिटीज थी वो यहाँ पर इन्वॉल्व थी, जो गारंटीज यहाँ पर यूज की जाती हैं, राइट। अब हर्षद मेहता जी ब्रिंग अ ब्रोकर, भैया उस प्रकार के बैंक्स के बीच का पैसों को लेन देन को यहाँ पर हैंडल करते थे। कई बार बैंक कहता था हर्षद मेहता जी को, भैया हमारे नाम पे भी यहाँ पर पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया जाए, राइट। मेहता जी क्या करते थे, उन्हीं पैसों को आगे जाके स्टॉक मार्केट में लगाते थे, जिसकी वजह से भैया जिस शेयर पर वो लगा रहे हैं, हैवी अमाउंट लगा रहे हैं, करोड़ में पैसा लगा रहे हैं, उसका प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच जाता था। अब उसी मार्केट के सेंटिमेंट को देख के बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाना शुरू कर देते थे, और जब उसका प्राइस काफी आगे बढ़ जाएगा तो उस समय पर हर्षद मेहता जी उसको बेच के बैंक का पैसा वापस करके अपना प्रॉफिट यहाँ पर कमा लेते थे। तो कंप्लीट इलीगल प्रोसेस थी ये, जिसका कंप्लीट तरीके से इस पूरे बैंकिंग सिस्टम के लूप होल का भरपूर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर किया गया, राइट। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि सेबी ने खुद से पकड़ी कि हाँ जी सेबी ने बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो इस चीज का, उनको बहुत अनॉमली लग रही हो, ऐसा कुछ नहीं है।
वहां पर तो एसबीआई की जब ऑडिटिंग हो रही थी तो उसमें पता लगा कि यार कुछ तो दिक्कत है बैंक गारंटीज के केस में, या जो सिक्योरिटीज है उनमें कुछ तो दिक्कत है कि जिसकी वजह से कुछ चीजें मिसमैच हो रही हैं। तो पता लगा कि भैया इसमें तो बैंकिंग एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व थे, मेहता जी ने तो बैंक का पैसा भी वापस नहीं किया था, राइट। अब कंसर्न यही आता है कि एग्जैक्टली इस स्कैम को अवॉइड करने के लिए क्या सेबी उतना सक्षम था? जी नहीं, क्योंकि पहली बात स्टैट्यूटोरी पावर्स ही उनको भैया 1992 में मिली है, राइट, जिसकी वजह से उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वही यहां पर लिमिटेड थी। एंड जो ये बैंकिंग इरेगुलरिटीज थी इट वाज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुरिसडिक्शन, एंड जिसकी वजह से ही ओवरऑल ओवरसाइट इस कैपिटल मार्केट में यहां पर कॉम्प्लिकेट हो गई। एंड राइट आफ्टर द क्रैश उस तरीके के रिफॉर्म्स यहां पर लिए गए, बट द पॉइंट इज इस स्कैम ने एक मेजर लिंक को यहां पर एक्सपोज किया था, एक मेजर कोऑर्डिनेशन लैग को यहां पर एक्सपोज किया था कि भैया दो रेगुलेटर्स के बीच का एक मेजर कोऑर्डिनेशन गैप, और उसको एक्सप्लॉइट करके एक बंदे ने भैया वहां से करोड़ों में पैसा कमा लिया और पूरी कैपिटल मार्केट को यहां पर डिसरप्ट करके छोड़ दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन। अगर एक और हम उन्हीं के चेले की बात करें, केतन पारेख जी के बारे में, राइट। अब ये जनाब भी भैया उन्हीं के छत्र छाया में यहाँ पर आगे सीखे थे। इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, सर्कुलर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। ये क्या करते थे भैया, छोटे छोटे कंपनीज के स्टॉक से, टेक स्टॉक्स या आपके इस प्रकार की मीडिया स्टॉक से उनकी सर्कुलर ट्रेडिंग करते हैं। सर्कुलर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, बार बार उसको खरीदेंगे बेचेंगे, बार बार खरीदेंगे बेचेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड ट्रेड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लगता है कि अच्छा यार ये पर्टिकुलर स्टॉक तो ना बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड में है, तो बाकी जो लोग रहेंगे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे कि अच्छा यार ये ट्रेड बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है, चल सर्कुलर रहा है, आपस में ही बेच खरीद रहे हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट वैसे का वैसा चल रहा है, राइट। बट द पॉइंट इज उस ट्रेड वॉल्यूम की बढ़ने की वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसकी वैल्यू वहां पर बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट। अब इस चीज को भी वहां से भी उस तरीके से हाईलाइट नहीं कर पाया, राइट। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट वहां पर निकाली गई उसने क्रिटिसाइज किया सेबी को कि भैया आपके पास तो इनएडिक्वेट सर्वेलेंस, आपके पास था ही नहीं कि आप इन चीजों को पकड़ सकें, वहां पर किस प्रकार की सर्कुलर ट्रेडिंग चल रही है, आपके पास वो मैकेनिज्म ही वहां पर अवेलेबल नहीं था। एंड कहीं ना कहीं जो जुरिसडिक्शनल लिमिट्स थी उनको भी यहाँ पर पारेख ने पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि आपका जो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो कि अब नहीं रहा है, तो वहां पर भैया बहुत मिनिमल ओवरसाइट था, उसको पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया। और ये बबल तो तभी फटा जब आपका एक तो .com बबल वहां पर हमें देखने को मिला था, जब वो बस्ट हुआ उसके बाद भैया सारे स्टॉक्स की वैल्यू जब गिरी तब पता लगा कि अच्छा भैया इनकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, ये तो बिना बात इनकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ाए रखे थे और वहां पर प्रॉफिट कमाए जा रहे थे, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम जब आपके एक्सटर्नल प्रोब्स यहाँ पर हुए स्टेट पुलिस का, लोकल एक्सचेंज ऑडिटर का, तब जाके पता लगा कि भैया हाँ जी ये पर्टिकुलर कंसर्न यहाँ पर प्रेजेंट है। अदरवाइज सेबी का सर्वेलेंस को तो बहुत इजीली यहाँ पर बाईपास करके यहाँ पर सर्कुलर ट्रेडिंग की जा रही थी केतन पारेख द्वारा, एंड उसी प्रकार से स्कैम्स यहाँ पर किए जा रहे थे। तो अगेन एक और रीजन यहां पर पता लग रहा है कि भैया सर्वेलेंस भी इतनी बेहतर नहीं है। पहले हमने क्या देखा कि इस कंसर्न में व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि कोऑर्डिनेशन के गैप की वजह से उसको एक्सप्लॉइट किया गया, दो रेगुलेटर की कोऑर्डिनेशन गैप की वजह से, और यहां पर सर्वेलेंस उतना बेहतर नहीं है, राइट। फर्दर अगर आपने स्कैम के बारे में भी सुना हो, एनएससी का को लोकेशन स्कैम, अब ये एक ऐसा स्कैम है जिसका पता ही नहीं है कितनी वैल्यू का स्कैम यहां पर हो चुका है, बिकॉज इस स्कैम के केस में कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, राइट। अब ये कोलोकेशन का लॉजिक में क्या है आपको बता देता हूं। देखिए एनएससी बीइंग अ स्टॉक एक्सचेंज, अब डेफिनेटली बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि एनएससी पे जाके अपना पैसा लगाते हैं, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा आगे जाके एनएससी में लगाते हैं, दैट इज अ सिंपल लॉजिक, राइट। अब इस इन्वेस्टमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू यहां पर हो रही है उसमें भैया मिली सेकेंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्प्लिट सेकेंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां पर यह माना गया कि कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने एनएससी की बिल्डिंग में ही अपने सर्वर्स वहां पर प्लेस किए, जिसकी वजह से उन्हें यहां पर बेनिफिट मिला इस स्प्लिट सेकंड का, एंड उसी बेनिफिट के चलते बहुत सारे लोगों ने उन ब्रोकर अकाउंट्स के थ्रू पैसा यहां पर कमाया है। तो ये एलिगेशंस यहां पर लगाए गए थे कि भैया एनएससी की को लोकेशन का बेनिफिट ये कुछ ब्रोकर्स द्वारा यहां पर उठाया गया है, और उस को लोकेशन के बेनिफिट का जो एस्टिमेशन था वो आज तक आइडिया लगा ही नहीं पाए, राइट। और ये चीज ऐसी नहीं है कि ये चीज कोई बहुत एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद यहां पर पता लगी हो, बिकॉज यहां पर क्लेम्स थे कि डार्क फाइबर यूज किया जा रहा है, दैट मींस कि वहां पर स्पेशल कनेक्शन है भैया ब्रोकर के सर्वर्स का साथ में एनएससी के सर्वर के साथ, जिसकी वजह से एनएससी को यहां पर जो ब्रोकर्स हैं उन्हें यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उनके क्लाइंट्स को यहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और वो स्प्लिट सेकंड कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज मार्केट सुबह खुलेगी, कहीं ना कहीं स्प्लिट सेकंड पहले भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन ब्रोकर्स और इनके अकाउंट होल्डर्स के पास यहाँ पर आ जाएगी, वो वहां पर उसके हिसाब से रिएक्ट कर देंगे, और जब तक बाकी लोग वहां पर एक्ट करेंगे मार्केट खुलने पे तब तक भैया सिनेरियो चेंज हो चुका होगा।
तो एक कोलोकेशन की सेम लोकेशन पर सर्वर्स की प्रॉक्सिमिटी क्लोज करते हुए वो स्प्लिट सेकंड का बेनिफिट यहां पर, करोड़ों का बेनिफिट यहां पर बन गया बहुत सारे लोगों के लिए। बट आज तक इसका एस्टिमेशन ही नहीं निकला है। हालांकि एनएससी के ऊपर वहां पर फाइन्स भी लगाए गए, बट अगेन ट्रिब्यूनल ने बोला कि भैया आप प्रूफ तो करो किस तरीके से हुआ है। सेबी के पास कोई प्रूफ ही नहीं था, ये प्रूफ ही नहीं हो पाया। एंड मोर ओवर अगर देखा जाए इस पूरे जांच पड़ताल की कोई इन्वेस्टिगेशन थी जिसके थ्रू ये पता लगा? जी नहीं, ये तो एक विसल ब्लोअर थे 2015 में जिन्होंने बताया कि भैया ऐसा कुछ चल रहा है, आपको इन्वेस्टिगेट करने की यहां पर जरूरत है। बहुत क्रूशियल बन चुका है ये कुछ ब्रोकर जैसे अननेसेसरी बेनिफिट यहां पर कमा रहे हैं, राइट। अब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर केस ने क्या हाईलाइट किया कि सेबी का तो भैया बहुत बड़ा स्ट्रगल है अल्ट्रा फास्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रेडिंग के साथ, कि जहां पर स्प्लिट सेकंड का बेनिफिट उठाया जा रहा है। एंड जो रेगुलेटर की कंप्लीट सर्वेलेंस मेजर्स हैं, एक्सचेंज के इंस्पेक्शंस हैं, मैनुअल ऑडिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ताकि ऐसी आपकी टाइनी टाइमिंग ट्रिक्स को भी यहां पर रिजॉल्व कर सके, उनके बेनिफिट्स को भी यहां पर ट्रैक कर सके। सो अगेन इट हाईलाइट्स कि कहीं ना कहीं ओवरसाइट है, कहीं ना कहीं वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में इतना सर्वेलेंस का अच्छा पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा, राइट। अच्छा चलो, ये तो चलो बाकी कंसर्न्स रहे। अब एक और कंसर्न देखो, ब्रोकर्स को हम क्या मानते हैं कि ब्रोकर्स एक इंटरमीडियरीज हैं जो कि बहुत ही स्ट्रक्चरल रोल निभाते हैं किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिकॉज हम भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम भी किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, आप ना किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही कर रहे होंगे। वैसे भैया कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग था। अब 2019 में पता लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा झोल कर रहे थे कि इनके द्वारा क्लाइंट की सिक्योरिटीज का मैसिव स्केल पे मिसयूज किया जा रहा था, कि या तो क्लाइंट की सिक्योरिटीज या उनके फंड्स को वो कोलैटरल रखते हुए नया पैसा बोरो कर रहे थे। मतलब क्लाइंट का पैसा या क्लाइंट के जो शेयर्स थे उनको कोलैटरल पे रखते हुए नया पैसा बोरो किया जा रहा था। 2700 करोड़ की बोरोइंग यहां पर बताई जाती है, राइट। अब देख लीजिए, ब्रोकर का काम है मार्केट को एफिशिएंट बनाना, वहीं ब्रोकर अपने ही क्लाइंट के सिक्योरिटीज और शेयर्स को यहां पर यूज कर रहे हैं ताकि अगेन उस प्रकार के नए लोन्स यहां पर ऑब्टेन किए जा सकें। अब हालांकि सेबी ने इसमें बहुत कड़ी निंदा करते हुए 2023 में जाके इनका लाइसेंस तो कैंसिल कर दिया, बट द पॉइंट इज व्हाट कि सेबी के पास अपने ही ब्रोकर जो कि उनकी रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के इंटरनल सिस्टम्स का डेटा ही अवेलेबल नहीं था। वो लाइव एक्सेसिबिलिटी, लाइव डेटा की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। अब ये कहीं ना कहीं रिवील करता है सेबी की ओवरसाइट ब्रोकर्स के ऊपर कि भैया बहुत ही बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। जैसे कैमरे में ब्लाइंड स्पॉट होता है ना कि यार एक पोर्शन नहीं दिखता, तो वही सेबी ने भी वैसे अपना यहां पर रख लिया था कि हमने इस तरफ ब्रोकर्स की तरफ देखना नहीं, तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, ये तो मार्केट को मेंटेन कर ही रहे हैं। अब वही कंसर्न यहां पर ये जाता है कि भैया सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करना यहां पर जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं जो कार्वी ब्रोकिंग के द्वारा जो मिसयूज यहां पर किया गया अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी का, अगेन वो बहुत एक मेजर कंसर्न यहां पर बन गया। और जब तक एनएससी का ऑडिट नहीं हुआ तब तक तो ये डिस्कवर भी नहीं हुआ था। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट समथिंग जो कि सेबी ने खुद डिस्कवर किया हो, ये एनएससी के ऑडिट के बाद पता लगा कि जब वो प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज फंड्स उस ब्रोकरेज के मैच नहीं कर रहे थे, तब लगा कि भैया अच्छा ये तो बड़ा बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। एंड उसके बाद भी 2019 का स्कैम यहां पर चला, 2023 में जाकर डिसीजन लिया गया कि चलो इनका सब कुछ यहां पर बंद किया जाए, है ना। और जितने भी लोग हैं उनके पैसे तो अभी भी जा ही रहे हैं, अभी भी लीगल डिस्प्यूट्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहां पर फंसे हुए हैं। ऑलराइट, सो अगेन द पॉइंट इज कि जो मार्केट के ऐसे मेकर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उनका भी यहां पर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, जिसको नजरअंदाज यहां पर कर दिया गया सेबी द्वारा। एंड अगर रिसेंटली जेन स्ट्रीट स्कैम के बारे में ही बात करें, अब ये भी क्या कर रहे थे, पैसा बहुत ज्यादा है, राइट, बाहर के इन्वेस्टर हैं, इंडियन मार्केट में आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो निफ्टी ऑप्शंस, अब समझ लीजिए कि एक तरीके से बेट यहां पर लगा रहे हैं। अगर आपको ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी मैं समझा लूंगा। मान लीजिए बेट लगा रहे हैं कि कंपनी के शेयर प्राइस यहां पर गिरेंगे, राइट। अब बेट लगा रहे हैं गिरेंगे, और दूसरी तरफ जैसे ट्रेडिंग डे शुरू हो रहा है उसी दिन सुबह उसी कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर देंगे ताकि उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाए, राइट। और दूसरी तरफ बेट कर रखा है कि भैया इसके शेयर प्राइस तो यहां पर गिरेंगे। अब बहुत सारे लोग उल्टी तरफ बेट करेंगे, नहीं भैया कंपनी के शेयर प्राइस तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हो। वहीं इनका जो वेटेज है बेट का वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। एंड जैसे ही मौका लगेगा, जितना भी इन्होंने यहाँ पर खरीद के रखा था उसको बेच देंगे, कंपनी के शेयर प्राइस वहां पर क्रैश करेंगे और वहां पर बेट जीत के ह्यूज अमाउंट इनके द्वारा अर्न किया जाएगा, जिसका एस्टिमेशन 4800 करोड़ का यहां पर लगाया जा रहा है। लुक एट द अमाउंट। अब यहां पर इनका तो कहना है कि भैया ये तो बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है, ये हर एक देश में की जाती है, कुछ नया नहीं है। बट सेबी यहां पर कह रहा है कि भैया कंप्लीट मैनिपुलेशन है स्टॉक प्राइस का, जिसके चलते आप कंपनीज के स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, ऑप्शंस की ट्रेडिंग के थ्रू यहां पर मैनिपुलेट कर रहे हो, राइट।
बट नाउ द केस इज, क्या सेबी वॉज एबल टू फाइंड इट ऑन इट्स ओन? अब डिस्पाइट एडवांस टेक्नोलॉजी, सेबी के जो सिस्टम्स थे वो इनएडुकेट थे कि इस प्रकार का जो ये एल्गोरिथमिक ट्रेंड या जो एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन यहाँ पर चल रहा था, जो ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही थी, उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हालांकि बहुत ही माइक्रो सेकंड स्पीड्स पर यहाँ पर इनकी ट्रेडिंग हो रही थी, बट अगेन वो आइडेंटिफिकेशन वहां पर नहीं हो पाई। एंड इवन आफ्टर, जब उनको पता लग गया कि ऐसी मैनिपुलेशन हो रही है, 1 साल बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया, वो प्रॉफिट वहां पर कमाते गए। अब हालांकि सेबी ने फ्रोज कर दिया उनका पैसा, राइट, बट दैट डज नॉट द पॉइंट ना कि पहले ऑलरेडी हो चुका है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अपकमिंग इन्वेस्टर है या बाहर का जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर डगमगा जाता है पूरी स्टॉक मार्केट पे। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंसर्न यही आ रहा है कि हर्षद मेहता से लेकर अगेन जेन स्ट्रीट स्कैम तक, the concern is very similar कि whether SEBI is educated enough to handle this whole stock market or not, because इंडिया की स्टॉक मार्केट विद टाइम इवॉल्व करती जा रही है, लोगों का पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ रहा है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमें यहां पर बताया जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग हमें यहां पर दिया जा रहा है। सो द पॉइंट इज, अगर ये पार्टिसिपेशन और बढ़ती गई और मार्केट का साइज और बढ़ता गया, और कल को अगर ऐसा कोई बहुत ही मेजर स्कैम यहां पर हो जाए जिसको कंट्रोल करना, जिसके इफेक्ट को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाए, तो कैसे यहां पर बात बनेगी? सो दैट इज द पॉइंट जो कि समझना जरूरी है। अब इसी केस में ना बहुत सारे लोगों का ये भी पॉइंट रहता है, यार आरबीआई तो अच्छे तरीके से काम कर लेता है, आरबीआई के केस में इतना हैवी अमाउंट का स्कैम देखने को नहीं मिलता, राइट, कि बैंकिंग के केस में होते हैं स्कैम्स, बहुत रेयरली होते हैं। सेबी के केस में, मार्केट के केस में, स्टॉक मार्केट के केस में तो लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, राइट, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो उसको समझने का ना एक बहुत सिंपल तरीका, देखो यार, बैंकिंग सिस्टम में ना आप अपना पैसा लगाते हो सेव करने के लिए, राइट, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी फेरबदल देखने को मिलेगा ना, आप बहुत वोकल हो जाओगे, आप कहोगे कि यार मेरा पैसा कहाँ गया, मुझे पता लगना चाहिए, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट ना, आप अपना पैसा लगा रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, वो उतना ही ज्यादा रिस्की है, उतना ज्यादा रिवॉर्डिंग है। तो उस केस में अगर आपका पैसा डूब भी रहा है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स जो कि आपके होराइजन के बियॉन्ड है, आपकी कंटेम्पलेशन के बियॉन्ड है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सिर्फ एक नूब हो, अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया और आपको समझ में नहीं आया क्यों वहां पर प्राइस गिर गया कंपनी का, आपको नहीं क्लैरिटी डेवलप हो रही, शायद आप अपनी वॉइस रेज ही नहीं करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जो कैपिटल मार्केट का नेचर है वो बहुत हाई रिस्की, हाई रिवॉर्डिंग है। बैंकिंग सिस्टम वैसा नहीं है। बैंकिंग सिस्टम में आप पैसा सेव करने के लिए लगाते हो, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं लगाते हो। दैट इज वाई हाई रिस्की होने की वजह से इस पूरे मार्केट सिस्टम को, स्टॉक मार्केट सिस्टम को रेगुलेट करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। ऑल्दो बैंकिंग सिस्टम में भी हमने स्कैम्स देखे हैं, राइट, बट बहुत बार कहा जाता है कि आरबीआई बहुत अच्छा रेगुलेटर है एंड सेबी को आरबीआई से सीखना चाहिए। तो भैया दोनों का काम बहुत डिफरेंट है। दैट इज द पॉइंट विच यू नीड्स टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो ऑल इन ऑल इन सभी स्कैम्स के चलते हमें कुछ तो चीजें यहां पर पता लग रही हैं कि क्या कंसर्न्स है, बिकॉज सेबी ऑफन व्हाट डज इट डू, इट ऑफन पैचेस होल्स आफ्टर द फैक्ट, कि जब पता लगता है कि भैया नुकसान हो गया, अब रिपेयर करना शुरू करते हैं। अब उसके कारण क्या है कि पहली बात तो मार्केट की जो कॉम्प्लेक्सिटी और स्पीड यहां पर बढ़ती जा रही है। जैसे आपकी जो इक्विटी डेरिवेटिव्स है ना, जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है, इंडिया का भैया ग्रोइंग सेगमेंट है, इतना ग्रो कर चुका है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम जो आपकी इक्विटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग जो हो रही है, ग्लोबल इक्विटी डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग हो रही है, राइट, नियरली 60% भैया इंडिया में यहां पर देखने को मिल रहा है उसका टर्नओवर। दैट इज द पॉइंट जिस लेवल पर ये ट्रेड हो रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, और वही टेक्नोलॉजिकल गैप्स कि हिस्टोरिकली ही हमने देखा है कि भैया हमारा जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लैग कर रहा है, हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती। कि इवन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आपकी यहां पर मिड 1990s में शुरू हो गई थी, राइट, बट इवन आफ्टर दैट डीमेटेरियलाइज्ड ट्रेडिंग वाजंट मैंडेटरी अंटिल 2019। 2019 तक किस चीज का वेट कर रहे थे कि भैया आप ओवर द काउंटर भी ट्रेड कर सकते हैं? खत्म करना चाहिए था ना इस चीज को, कि सारा इलेक्ट्रॉनिकली रहे, हर एक चीज का डेटा यहां पर रिकॉर्ड रहे। अगेन वही है ना कि वो टेक्नोलॉजिकल गैप अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। अब टेक्नोलॉजीज और इवॉल्व हो चुकी हैं, राइट, हाइपर टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है आपके एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए, स्प्लिट सेकंड का बेनिफिट लेने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, वैसे स्कैम्स को अवॉइड करने के लिए डेफिनेटली सेबी को एक कदम आगे ही चलना पड़ेगा, राइट। वही वाली बात है ना कि अगर चौकीदार पीछे चल रहा है ना, और कोई भाग रहा है, तो अब कैसे पकड़ोगे? चौकीदार को पहले भैया गेट पे रहना पड़ेगा ताकि किसी को एंट्री वहां पर ना मिले। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, राइट। फर्दर अगर हम यहां पर बात करें कि कहीं ना कहीं ये भी मानना जरूरी है कि सेबी के ऊपर ओवरलोड भी है ना, और जुरिस्डिक्शन का भी कंसर्न यहां पर देखने को मिलता है। कि हर्षद ने देखो क्या किया, हर्षद मेहता ने आरबीआई और सेबी के जो साइलोस की कंसर्न्स थे, जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, बीच का गैप पकड़ा और वहां से स्कैम करके चले गए, है ना, बढ़िया पैसा कमा लिया वहां पर, अपनी पूरी अच्छी वेल्थ वहां पर क्रिएट कर दी, राइट।
एंड वहीं बैंक्स दे वर फेल टू अलर्ट सेबी जब आपके रोग ब्रोकर्स लोन्स ऑब्टेन कर रहे हैं। कार्वी ब्रोकिंग के केस में भैया लोन ऑब्टेन कर रहे हैं, सेबी को बताया नहीं कि भैया इतनी बड़ी ब्रोकिंग कंपनी आपका इतना बड़ा लोन ले रही है और सिक्योरिटीज को प्लेस करके यहाँ पर लोन ले रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं कंसर्न यही है कि एक तो रेगुलेटरीज के बीच का गैप एंड मोर ओवर जो ओवरलोड जुरिस्डिक्शन यहाँ पर सेबी के ऊपर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी देखना है, कैपिटल मार्केट को भी देखना है, म्यूचुअल फंड की मार्केट को भी देखना है, कमोडिटीज की मार्केट को भी देखना है, सब कुछ इनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ी और डिसेंट्रलाइज अप्रोच फॉलो की जा सकती है। एसआरओज का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि हेल्प करती हैं रेगुलेटर्स को उस प्रकार की रेगुलेशन इंश्योर करने के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एनफोर्समेंट एंड लीगल लिमिट्स, कि सेबी सिर्फ और सिर्फ फाइन्स या फिर बैन्स यहाँ पर लगा सकता है, कोई भी यहाँ पर तरीका नहीं है उनके पास जिसके चलते वो किसी भी तरीके से इन ऑफेंडर्स को जेल कर सके, राइट। जो प्रोसिक्यूशन का काम है वो सीबीआई या फिर ईडी के थ्रू यहाँ पर होगा, जो कि अगेन बहुत स्लो प्रोसेस है। वो पनिशमेंट वाला फैक्टर नहीं रहेगा तो भैया स्कैम करने वालों की मात्रा यहाँ पर बढ़ती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ कंसर्न्स हैं, 4 कंसर्न्स हैं जिनको अगर शायद सेबी रिजॉल्व कर ले तो इस बढ़ती हुई इवॉल्विंग मार्केट का, कैपिटल मार्केट का एक मेजर रेगुलेटर बन के दूसरे देशों के लिए शायद वो लर्निंग क्रिएट कर सके। बट अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेजर रीजंस, जो रिसेंटली एक रीजन हाईलाइट किया गया है, गवर्नेंस इशू। अब आपने अडानीज के केस में 2020 से लेकर 2022 के केस में जो मेजर इंक्रीज उनके स्टॉक प्राइस में आया था, उस केस को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा हाईलाइट किया गया। बट पॉइंट वही आया कि भैया वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बावजूद उस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई, उसके फाइनल रिजल्ट्स क्यों नहीं पता लगे कि एग्जैक्टली हिंडनबर्ग रिपोर्ट कितनी सही है कितनी नहीं है। अब उसमें बहुत बार गवर्नेंस इशू यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है मदावी पुरी जी के केस में, राइट। और कह रहे हैं कि वही गवर्नेंस इशू के रिपल इफेक्ट्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, अगर ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं तो दीज आर द पर्टिकुलर अटमोस्ट प्रायोरिटी वाला चैलेंजेस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है कि ऐसे गवर्नेंस इश्यूज को हम अवॉइड कर सकें, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को हम यहां पर अवॉइड कर सकें। बिकॉज अगर टॉप मोस्ट पोजिशन नहीं, अगर एलिगेशन है कि कॉम्प्रोमाइज है, तो कहीं ना कहीं भैया हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, ऑलराइट। तो चीजें समझनी बहुत जरूरी है और यही शायद लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स भी जनरेट करके हमें दे सके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या सिर्फ इंडिया के स्कैम्स? भैया नहीं, हर जगह स्कैम्स हैं यार। ये जहां पर भी आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग मार्केट रहेगा वो स्कैम रहेगा। और वही स्कैम्स हमने यूएस में भी देखा है ना। मैडॉफ की जो पॉन्जी स्कीम थी भैया, $65 बिलियन का फ्रॉड था। वो भी तब पता लगा जब भैया वहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यहां पर पता लगे। उस समय पता लगा कि अच्छा भैया तो बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम इन्होंने यहां पर चला रखी थी। एससीसी क्यों नहीं कवर कर पाया, क्यों नहीं इसको पकड़ पाया? बिकॉज अगेन द पॉइंट इज कि हर एक रेगुलेटर की एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है, उन्हें उससे बेहतर यहां पर करना है। तो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडिया कि इंडिया में ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। आपका जर्मनी में देख लो, वायर कार्ड स्कैम, राइट। अभी जो वायर कार्ड टेक कंपनी थी, इन्होंने अपने रेवेन्यूज बहुत सारे दिखाए कि हमारे पास तो पता नहीं कितना रेवेन्यू, कितनी हम सेल्स कर रहे हैं। सारे फ्रॉड्स ऑडिट्स वगैरह वहां पर करवा रखे हैं, अपनी फेक डॉक्यूमेंट्स वहां पर जनरेट कर रखे हैं। द पॉइंट इज कि जो स्कैम करने वाली एंटिटीज हैं वो कर रही हैं। अब वहां पर भी रेगुलेटर कहीं ना कहीं नहीं पकड़ पाया ना। जब पता लगा सब कुछ क्रैश हो गया, तब पता लगा कि अच्छा भैया इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो फेक रिसीट्स यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, फेक ऑडिट्स यहाँ पर जनरेट कर रखे हैं। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट, जिसको अवॉइड करने के लिए अगेन हर एक रेगुलेटर को स्टेप अप करना ही जरूरी है। इंडिया केस में अगर हम सेबी के केस में बात करें तो अगेन वी नीड टू हैव बेटर टेक्नोलॉजी, राइट। हमें अच्छा अपग्रेडेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, मशीन लर्निंग, एआई, बिग डेटा, इन सभी चीजों का यूज करना पड़ेगा ताकि हम ऐसी सस्पिशियस ट्रेडिंग को रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर सके। दैट इज गोइंग टू बी द मेजर पॉइंट। अगर रियल टाइम में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, 1 साल बाद पता लग रहा है, 2 साल बाद पता लग रहा है, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, कोई फायदा नहीं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगाने का भी। रियल टाइम में पता लगे तभी जाके भैया उसका बेनिफिट पता लगेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी रेगुलेटर्स हैं भैया और जितने भी मार्केट में हमारे मेन रोल यहां पर निभाते हैं, चाहे आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हो, टैक्स डिपार्टमेंट्स हो, इन सभी के बीच की कोऑर्डिनेशन होनी बहुत जरूरी है। वो साइलिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब उनको एक साथ आके काम करना पड़ेगा ताकि ऐसे स्कैम्स को अवॉइड किया जा सके, राइट। जो भी नए ट्रेडिंग मेथड्स आ रहे हैं, जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग यहां पर आ रही है, हाई स्पीड ट्रेडिंग यहां पर आ रही है, राइट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, इनके रूल्स जितने क्लियरली सेट किए जाएं, जितने जल्दी सेट किए जाएं, उतना ही बेहतर है ताकि कोई लूप होल यहां पर अवेलेबल ना रहे, राइट। और सैंडबॉक्स टेस्टिंग होनी चाहिए कि भैया रेगुलेटरी का एक सैंडबॉक्स टेस्टिंग मतलब क्या है कि वहां पर हम उस पर्टिकुलर उस रेगुलेशन को पुश करके देखें कि एग्जैक्टली इसके क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं। तो टेस्टिंग करके वो एडवांस एनालिटिक्स यूज करके तभी इन चीजों को हम वहां पर इंप्लीमेंट करें, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
किसी ना किसी तरीके से सेबी की पावर्स यहाँ पर बढ़ानी पड़ेंगी ताकि वो सेबी अपना फियर फैक्टर यहाँ पर क्रिएट कर सके कि हाँ जी, अगर आप गलत काम करोगे तो आपको गलत सजा भी यहाँ पर दी जाएगी। एंड अकाउंटेबिलिटी तो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। एंड अकाउंटेबिलिटी केस में अगर कोई ऐसा विसल ब्लोअर कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है किसी स्कैम की, यू नीड टू प्रोवाइड दैट विसल ब्लोअर विद बेटर रिवॉर्ड्स एंड प्रोटेक्शन, अदरवाइज कोई भी ऐसे स्कैम्स को वहां पर हाईलाइट नहीं करेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर ब्रोकर्स के केस में बात करें तो उनकी बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी थी, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स बढ़ाओ, उनका कंप्लायंस वहां पर बढ़ाओ, उनके लिए ऑडिटिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट करो, बिकॉज अदरवाइज अगेन यही कंसर्न यहां पर पाया जाएगा। So the point is, all in all, SEBI do need an extra hand. उनको एक्स्ट्रा हैंड की यहाँ पर जरूरत है, जिसके लिए मैंने कहा ना कि सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी क्रिएशन यहाँ पर की जा सकती है। इसका लॉजिक पता क्या है? समझ लो क्लास में टीचर है, वो सेबी है, जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं भैया वो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, राइट? तो क्लास में एक मॉनिटर बना दो जो कि हेल्प करेगा टीचर को क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने में। वो चुगली करता रहेगा कि भैया इसने ये किया, इसने ये किया। वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम अपडेट यहाँ पर सेबी को प्रोवाइड करता है। दैट इज जो सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास खुद की कोई पावर नहीं है ना, बट वो यही है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो रेगुलेटर को एज सुन एज पॉसिबल वहां पर अपडेट कर सकें। बीइंग इन द मार्केट, वो अपडेट्स वहां पर प्रोवाइड कर सकें। तो वैसे ही मॉनिटर की अब शायद हमें सेबी में भी जरूरत है, थोड़ा डिसेंट्रलाइज तरीके से इन चीजों को हैंडल किया जा सके। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।